नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फाइन लर्निंग के ऊपर। लास्ट टाइम हमने सेलियन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली। आज हम जानेंगे अबाउट द वेरियस पार्ट्स इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है ये लगभग 22 पार्ट्स में बटा हुआ है, जिसमें से कि एक जो है यानी पार्ट 7 जो है ये डिलीट हो गया था। पर फिर भी जब हम पढ़ते हैं तो पार्ट 1 से लेके पार्ट 22 तक पढ़ते हैं, तो इन पार्ट्स का समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वैसे आप ओवरऑल देखें तो हमारे जो टोटल पार्ट्स हैं प्रेजेंटली इस समय कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी जितने पार्ट्स में इसको बांटा गया है वो है 25। तो 25 कैसे है जबकि 22 है, और 22 में से भी अभी मैंने कहा आपको कि पार्ट 7 जो है वो ऑलरेडी डिलीटेड है। तो असल में किसी किसी पार्ट को और ज़्यादा एक्सपेंड किया, जैसे पार्ट 4 को एक और अलग पार्ट बनाया गया है पार्ट 4A करके, तो वहाँ एक पार्ट बढ़ जाता है। उसी तरह पार्ट 9 जो है उसमें 9A और 9B है, तो इस तरह से पार्ट एक्सपैंड हो जाता है। और एक और जगह पार्ट 14A भी आ जाता है। तो आप देखिएगा कि 22 पार्ट में से एक पार्ट अगर हटा भी दे तो 21 होता है, पर 4 उसमें और सब पार्ट्स ऐड हो जाते हैं, तो ये टोटल में 25 पार्ट्स हो जाते हैं। तो इसीलिए नंबर ऑफ पार्ट्स अगर पूछे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट्स में बटा हुआ है तो ये है 25 पार्ट्स। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आज हम उन्हीं पार्ट्स को जानेंगे और जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जैसे पहला पार्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, यानी भारत एक यूनियन के तौर पे यानी इकट्ठे कंट्री के तौर पे और उसके जो हिस्से हैं उसके बारे में बात करता है। तो ये है, ये जो पार्ट है इसके भी कुछ आर्टिकल्स होंगे, क्योंकि सारे पार्ट्स जो हैं उसके सर्टेन आर्टिकल्स होते हैं। जो आर्टिकल्स आप अक्सर सुनते हैं, आर्टिकल 1 में ये है, आर्टिकल 2 में ये है, तो आपको मैं ये ओवरव्यू दे दूंगा जिससे आर्टिकल्स आज आपके लगभग क्लियर हो जाएंगे। तो पार्ट 1 जो है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है, और इसमें आर्टिकल 1 to 4 है, यानी आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक की में जो भी टॉपिक होगा वो या तो इंडिया के बारे में होगा या इंडिया के जो भी उसके पार्ट्स हैं उसकी बात करेगा। फिर जो पार्ट 2 है ये बात करता है सिटीजनशिप के बारे में, यानी आपकी नागरिकता के बारे में। तो जो भी नागरिकों से जुड़ी हुई बात होगी वो पार्ट 2 में आएगी, और पार्ट 2 का जो टोटल आर्टिकल है वो है आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11। तो कितना आसान हो गया कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो कि यूनियन से जुड़ा है या उसके किसी स्टेट से जुड़ा है और पूछ दे कि ये किस आर्टिकल में है, तो आपको एक ओवरऑल पता होगा कि आर्टिकल 1 to 4 के बीच ही आना चाहिए। यानी आर्टिकल 1 to 4 के बीच एक आध ऑप्शन है और कोई ऑप्शन किसी और जगह से है तो आपको टिक मारना ज़्यादा ईजी रहेगा। मतलब एक ओवरऑल व्यू, फिर हम डिटेल में भी जानेंगे, पर इस तरह से ये ज़्यादा ईजी है याद करना। फिर जो सेकेंड पार्ट था वो था सिटीजनशिप के ऊपर, और वो आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11 था। So it becomes very obvious and easy to answer such questions which are asked on the citizenship। अगर नागरिकता के ऊपर सवाल पूछा जाए और आपके सामने कोई आर्टिकल दे दिया जाए कि ये किस आर्टिकल से जुड़ा है, तो आप तो जानते हैं ये 5 से 11 तक ही में होने वाला है, और अगर ऑप्शन उनके बीच में है तो आपको एलिमिनेट करना, आपको आंसर ढूंढना ज़्यादा ईजी है। अगर एक ऑप्शन दे दे, ऑप्शन आर्टिकल 7, आर्टिकल 14, आर्टिकल 18, आर्टिकल 36, तो ईजिली आप बोल सकते रहे सिटीजनशिप की तो बात भाई 5 to 11 में ही है, तो यानी आर्टिकल 7 इसमें है, तो ये ज़्यादा पॉसिबल है इसके आंसर होने की। चलिए अगले पार्ट पे आते हैं, पार्ट 3 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। तो फंडामेंटल राइट्स आते हैं आर्टिकल 12 to आर्टिकल 35 के बीच में। और ये कमाल की चीज़ है कि फंडामेंटल राइट्स तो हम सब पढ़ते हैं, आज निकल बचपन में भी पढ़ा था, अगर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दिए तो भूल गए होंगे, पर थोड़ा बहुत तो होगा कि हाँ फंडामेंटल राइट हमारा राइट टू प्रिवेसी है, राइट टू ट्रैवल इन द कंट्री, राइट टू फ्री स्पीच, मतलब राइट फॉर एम्प्लॉयमेंट, राइट टू स्टार्ट आवर ओन बिजनेस, एवरीथिंग, ठीक है, राइट फॉर जुडिशियल रेमेडी। तो फंडामेंटल राइट्स इस तरह के बहुत से हो जाते हैं। ये आ जाते हैं पार्ट 3 में, और पार्ट 3 में फ्रॉम आर्टिकल 12 to आर्टिकल 35। देखिए पार्ट 1 में था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पहले बात की गई देश की, फिर बात की गई देश के नागरिकों की पार्ट 2 में, और पार्ट 3 में बात की गई उन्हीं नागरिकों के अधिकार की, यानी फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल थे वो जाहिर सी बात है सिटीजनशिप के बाद शुरू होंगे, तो सिटीजनशिप 11 पे खत्म हुआ तो फंडामेंटल राइट्स 12 से शुरू होगा, यानी यहाँ आपको रास्ता मिल गया कि अच्छा फंडामेंटल राइट ऑब्वियसली कहाँ से स्टार्ट होगा, तो आर्टिकल 12 से स्टार्ट होगा, और ये एंड होता है आर्टिकल 35 पे जाके, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। फिर फंडामेंटल राइट के बाद आता है पार्ट 4, और ये बताता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी ये राज्य को किस तरह से देश चलाना चाहिए, क्या क्या देश में नियम कानून उनको लेके आना चाहिए, वो इसमें बताता है। तो ये किस आर्टिकल में है, ये है आर्टिकल 36 to आर्टिकल 51। 36 क्यों है, क्योंकि फंडामेंटल राइट 35 पे खत्म हुआ, तो जाहिर सी बात है जो इसके बाद का पार्ट होगा वो ठीक फंडामेंटल राइट के बाद शुरू होगा। तो फंडामेंटल राइट जब 35 पे खत्म होता है तो 36 पे DPSP स्टार्ट होता है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये जाता है आर्टिकल 51 तक। और आर्टिकल 4 में ही उसका एक सब आर्टिकल बनाया गया
जो बाद में अमेंडमेंट के थ्रू आया था, आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पीछे सुना होगा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पार्ट 4 का सब पार्ट बनाया गया एज अ पार्ट 4A, और जहां डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड होता है यानी आर्टिकल 51 पे एंड होता है, वहीं का उसी का एक हिस्सा इसको भी दे दिया गया कि आप ले लो आर्टिकल 51 का ही एक हिस्सा जिसको आर्टिकल 51A नाम दिया गया। तो पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज आता है और पार्ट 4A का एक ही आर्टिकल है और वो है आर्टिकल 51A। देखिए अब आ गया आपका फंडामेंटल राइट के बाद जो फिर राज्य को क्या करना चाहिए उसके नागरिकों के लिए, वो वाली बात होगी डीपीएसपी में। फिर राज्य के नागरिकों के लिए जब बात हो गई तो राज्य के नागरिकों का जो ड्यूटी है उसकी भी बात हो गई पार्ट 4A में। तो ये सब करेगा कौन? ये सब करेगी एक सरकार। तो पार्ट 5 में बात की जाती है उसी सरकार के बारे में, यानी द यूनियन गवर्नमेंट। तो इस तरह से एक सीरीज है जब आप देखेंगे तो कि पहले भाई कंट्री आया तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के नाम पे आया, फिर उसी कंट्री के लोग आए सिटीजनशिप के नाम पे जो पार्ट 2 में आ गए, फिर पार्ट 3 में आ गए फंडामेंटल राइट्स, उन्हीं लोगों का अधिकार, फिर पार्ट 4 में आया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी उन लोगों के लिए जो स्टेट है, जो सरकारें हैं वो किस तरह काम करेंगी, किस तरह के नियम बनाएंगी उसकी बात हुई। फिर जिन लोगों के लिए नियम बनाएंगे उन लोगों को उसी नियम को फॉलो करने के लिए कुछ जो ड्यूटीज़ हैं वो फॉलो करनी होंगी। तो उसी पार्ट 4 का एक सब पार्ट बना, पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज़। पर इन सभी नियमों को बनाएगा कौन? बनाने के लिए चाहिए एक सरकार। तो पार्ट 5 में रखा गया एक सरकार को, यानी द यूनियन गवर्नमेंट। तो बड़े अच्छे से सीरीज में आ रहा है। तो द यूनियन गवर्नमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आपको अगर याद हो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 51 पे एंड हुआ था और जो उसका सब पार्ट था फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो हुआ था 51A यानी उसी का हिस्सा। यानी अभी भी हमारे पास 52 बाकी है। तो जाहिर सी बात है यूनियन गवर्नमेंट स्टार्ट होगा आर्टिकल 52 से और ये जाता है लगभग 99 आर्टिकल्स, लगभग 100 में से एक कम समझ लो, इजीली ऐसे याद रहेगा। तो 100 आगे चले जाओ और एक माइनस कर लो, 100 का जो 1 है वही माइनस कर लो, यानी आर्टिकल 52 से स्टार्ट हुआ और आर्टिकल 151 तक ये गया। तो किस तरह से बड़े अच्छे सीरीज में आ रहा है और आपको बड़े अच्छे तरीके से इजीली आर्टिकल्स याद हो जाएंगे अगर एक दो बार आप इस वीडियो को सुनेंगे। यूनियन गवर्नमेंट के अंडर बहुत से हिस्से हैं, जैसे इतना सारा आर्टिकल यूनियन गवर्नमेंट को दे दिया गया तो क्या ये किसी एक सरकार को दिया गया? नहीं, यूनियन गवर्नमेंट में बहुत कुछ आ जाता है। एक हो जाता है एग्जीक्यूटिव यानी जो नियम बने हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम हो जाएगा, एक हो जाता है पार्लियामेंट जहाँ नियम बनते हैं, एक हो जाता है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट यानी जिनके नाम पे सारे नियम बनते हैं तो उनके अधिकार, फिर एक हो जाता है जुडिशियरी जो मेन ओवरऑल हेड होगा यानी सुप्रीम कोर्ट की शायद ज़्यादा से ज़्यादा बात होगी, एक हो जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यूनियन गवर्नमेंट में इसलिए आ जाता है क्योंकि ये यूनियन गवर्नमेंट की ही जो पॉलिसीज़ हैं या जो एक्सपेंडिचर है उनको ऑडिट करने का काम करता है। तो जो ऑडिट करेगा यूनियन गवर्नमेंट को वो जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हो जाता है। तो इसीलिए इनको यूनियन गवर्नमेंट में एज अ सेपरेट आर्टिकल के तौर पे इनको जगह दी गई है। अब यूनियन गवर्नमेंट में ये जो डिविजन्स हैं, जैसे चैप्टर 1 हो गया जो एग्जीक्यूटिव को डील करता है, चैप्टर 2 पार्लियामेंट को, चैप्टर 3 लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, चैप्टर 4 द यूनियन जुडिशरी एंड चैप्टर 5 अभी बताया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, बाकी भी तो अभी बताया था। तो द यूनियन गवर्नमेंट इज ओवरऑल फ्रॉम आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 151। ये जो आर्टिकल्स है ये इन्हीं चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं। तो पहला चैप्टर जैसे आता है द एग्जीक्यूटिव यानी वो लोग जो कानून इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं, तो उनका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक। ठीक है, 52 से शुरू हुआ और 78 तक सारे आर्टिकल्स में एग्जीक्यूटिव के पोस्ट हो गए, काम हो गए, ये कवर हो जाते हैं। फिर ये एग्जीक्यूटिव्स को जो ये लॉ इंप्लीमेंट कर रहे हैं इनको बनाने के लिए एक जगह चाहिए और वो जगह है पार्लियामेंट जो चैप्टर 2 में मेंशन है पार्ट 5 के। और पार्लियामेंट के लिए जो आर्टिकल्स हैं वो है आर्टिकल 79 टू आर्टिकल 122। ठीक है, आर्टिकल 79 से शुरू होगा और आर्टिकल 122 तक जाएगा। इसमें सारे पार्लियामेंट के जो काम है ये कवर हो जाते हैं। पार्लियामेंट के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ये सारे इन्हीं आर्टिकल्स में आ जाएंगे। तो इस तरह आप ध्यान रख सकते हैं कि 79 से 122 तक में अगर पार्लियामेंट से लेके कोई बात है तो वो आर्टिकल 79 टू 122 तक ही आएगा। फिर जब पार्लियामेंट की बात हो जाती है तो ये जो पार्लियामेंट में लॉ बने ये किसके नाम पे बनते हैं? तो ये बनते हैं ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब सब पे प्रेसिडेंट की मुहर या कुछ ना कुछ जो भी नाम है वो आता ही है। तो फिर पार्लियामेंट के बाद आ जाता है चैप्टर 3 में मेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट और ये है आर्टिकल 123।
वैसे तो आर्टिकल 123 के अंडर जो प्रेसिडेंट साहब हमारे ऑर्डिनेंस पास करते हैं वो आ जाता है। तो याद रखिएगा, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट पे कई बार क्वेश्चन आया है। तो वो लेजिस्लेटिव पावर है पहली बात तो, कि पूछे कि किस तरह का पावर है ऑर्डिनेंस मेकिंग, तो वो प्रेसिडेंट का लेजिस्लेटिव पावर है। फिर अगर सवाल आ जाए कि वो किस आर्टिकल में आता है, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 3 अक्षर का शब्द है, तो ये आ जाएगा आर्टिकल 1, 2, 3 में। बहुत ईजी है। तो इस तरह 1, 2, 3 के पहले जो खत्म होगा वो पार्लियामेंट्री आर्टिकल्स हो जाएंगे, और ठीक 123 के बाद जो शुरू होगा प्रेसिडेंट साहब हो गए, उसके बाद आ जाएगा जुडिशरी। तो 1, 2, 3 हो गया प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जिसे लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट भी कहते हैं। उसके बाद स्टार्ट होगा चैप्टर 4 अबाउट द यूनियन जुडिशरी, और ये 1, 2, 3 के बाद सीधे 1, 2, 4 से स्टार्ट होगा, और ये जाएगा 1, 4, 7 तक। 1, 2, 4 से स्टार्ट होगा, 1, 4, 7 तक जाएगा। फिर जो चैप्टर 5 जो आखिरी चैप्टर मिलता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को, ये बात करता है आखिरी के जो 4 आर्टिकल्स बचे हैं उसके बारे में। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को जब यूनियन गवर्नमेंट के आखिरी के 4 आर्टिकल्स मिले हैं, तो 151 पे तो यूनियन गवर्नमेंट खत्म हो जाता है। तो आखिरी के जो इसके 4 आर्टिकल्स है वो पीछे से गिन लो। 151 हो गया, 150, 149, 148। अच्छा, तो 148 से लेके 151 तक जो आर्टिकल्स हैं वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के। और जब ये 148 से शुरू हुआ था, तो इसके पहले वाले जो आर्टिकल्स होंगे वो जाहिर सी बात है यूनियन जुडिशरी का होगा, क्योंकि इसके पहले का चैप्टर जो है वो यूनियन जुडिशरी का है। यानी 147 पे यूनियन जुडिशरी खत्म होता है, और यूनियन जुडिशरी स्टार्ट कब होता है, वो होता है अब लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बाद, और वो था 1, 2, 3। तो जुडिशरी स्टार्ट होता है 1, 2, 4 से 1, 4, 7 तक। बहुत ईजी है अगर आप इन छोटे छोटे ट्रिक्स को ऐड कर ले तो इस तरह हमारा पूरा हो गया द यूनियन गवर्नमेंट का एक ओवरऑल व्यू, आर्टिकल्स के ओवरऑल व्यू। क्योंकि आप पूरा डीप में जाओगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप पहले इतना एक बार समझ लो। फिर अगला जो हमारा पार्ट है वो हो जाता है पार्ट 6। तो पार्ट 5 में जिस तरह यूनियन गवर्नमेंट हो गया था, पार्ट 6 में आ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट में भी इसी तरह चैप्टर्स बटे हुए हैं जैसे यूनियन गवर्नमेंट में थे। इसमें चैप्टर 1 है जनरल, यानी जनरल में स्टेट को डिफाइन किया जाएगा, भाई स्टेट है क्या, कैसा है। तो पहला जो चैप्टर है वो है जनरल, और क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जाहिर सी बात है यूनियन गवर्नमेंट के बाद स्टार्ट होगा, तो ये आर्टिकल 151 के बाद आर्टिकल 152 से स्टार्ट होगा, और ये जाएगा आर्टिकल 237 से। तो जो जनरल है उसको एक ही आर्टिकल मिला है, और वो आर्टिकल है जहां से स्टार्ट होगा वहीं से। तो आर्टिकल 152 मिला है इसके चैप्टर 1, जो कि है अबाउट जनरल थिंग्स ऑफ स्टेट, यानी जनरल बस जिसको कहा गया। इसमें स्टेट का नाम हो गया, डेफिनेशन हो गया, ये सब आ जाते हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट का जो चैप्टर 2 है वो है एग्जीक्यूटिव। जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट में भी एग्जीक्यूटिव था, पर वहाँ एग्जीक्यूटिव चैप्टर 1 था, यहाँ एग्जीक्यूटिव जो है वो चैप्टर 2 है। तो ये 153 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 152 तो जो था वो जनरल को मिल गया था, तो यहाँ 153 से स्टार्ट होगा, और ये जाएगा 167 तक। 153 से लेके 167 तक जाता है एग्जीक्यूटिव। फिर आएगा द स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे वहाँ पार्लियामेंट आया था, यहाँ आएगा द स्टेट लेजिस्लेचर, और ये जाएगा 168 से लेके 212 तक। ठीक, उसके बाद आ जाता है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, वहां भी आया था लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यहां आएगा लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर। गवर्नर साहब को भी जैसे समय समय पे ऑर्डिनेंस इशू करना पड़ता है, ऐसा कोई इमरजेंसी है या कुछ भी, तो वो पावर उनको इसके अंडर मिला है। और जैसे 1, 2, 3 था प्रेसिडेंट का, इनका है 213। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, 213 है गवर्नर का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, 1, 2, 3 था प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। तो ये याद होना चाहिए। फिर अगला है हाई कोर्ट, जैसे उसमें भी था, तो चैप्टर 4 में था लेजिस्लेटिव मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर, उसी तरह चैप्टर 5 में है द हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट के आर्टिकल जाहिर सी बात है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर के बाद स्टार्ट होगा, तो ये होता है आर्टिकल 214 से लेके आर्टिकल 232 तक। और आखिर में आ जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। जो स्टेट है उसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, और वही स्टेट गवर्नमेंट का भी अकाउंट अगर उनको चेक करना है तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ हाई कोर्ट के बाद बारी आ जाती है सबऑर्डिनेट कोर्ट की, क्योंकि स्टेट्स में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होता है। तो हाई कोर्ट के बाद इसीलिए जगह दी गई है यहाँ चैप्टर 6 में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की, और ये आर्टिकल 233 से आर्टिकल 237 तक आ जाएंगे। ये हो गए आखिरी के 5 आर्टिकल्स। तो इस तरह हमारा द स्टेट गवर्नमेंट पूरा होता है, जो कि पार्ट 6 में था। पार्ट 7 पे आते हैं। पार्ट 7 बात करता है
स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। ये जब हम आज़ाद हुए थे तब का मेंशन था, पर अब ऐसा कोई स्टेट है नहीं जो पार्ट बी और पार्ट सी में इस तरह से है। तो ये जो पार्ट है और इस पार्ट के अंडर जो आर्टिकल है जो कि 238 है, जो कि ठीक 237 के बाद आता है, 237 पे स्टेट गवर्नमेंट्स का खत्म हुआ था। तो बस इतनी सी बात है कि आर्टिकल 238 एंड पार्ट 7 जो इसको रिप्रेजेंट करता है ये पूरी तरह से डिलीट हो गया है। तो पार्ट 7 जो है वो डिलीटेड है। आपको ये एक याद रखना होगा, पार्ट 7 कहीं पूछ दिया है कि नहीं है और ध्यान में नहीं है तो सोचने लग जाइएगा। फिर पार्ट 8 आता है। पार्ट 8 बात करता है यूनियन टेरिटरीज की। जब स्टेट गवर्नमेंट की बात हो गई तो उसके बाद एक और तरह का गवर्नमेंट होता है, जो एक और तरह का जो हमारे लैंड को मैनेज करता है, और वो होता है यूनियन टेरिटरीज। तो उसकी भी बात करेंगे, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के बाद आएगा। ऐसे तो स्टेट गवर्नमेंट के बाद पार्ट 7 आना चाहिए था, पर वो डिलीटेड है, इसीलिए पार्ट 8 में हम यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे। और ये आ जाता है आर्टिकल 239 से लेके आर्टिकल 242 तक। तो इसमें जो भी यूनियन गवर्नमेंट के इश्यूज हैं वो बात होंगे। फिर आपको पता है 72nd एंड 73rd अमेंडमेंट के बाद हमारा जो है पंचायती राज और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस कमिटीज़ को, म्यूनिसिपैलिटीज़ को ज़्यादा दिए गए थे राइट्स टू रूल एट द लोकल लेवल, तो उनकी बात होगी। तो पार्ट 9 में पंचायत आ जाते हैं। जैसे ही पार्ट 8 खत्म हुआ पार्ट 9 आता है, और पार्ट 9 अब बात करता है आर्टिकल 243 में। तो पंचायत पार्ट 9 में आता है और इसका आर्टिकल है 243, पर सिर्फ एक आर्टिकल में ये पूरा नहीं हुआ है। 243 को बहुत से सब आर्टिकल्स में डाला गया है। तो ये जो पंचायत के आर्टिकल्स हैं ये 243 से स्टार्ट होते हैं और 243O तक जाते हैं। ये 243 से लेके 243O तक। फिर पंचायत का ही सब पार्ट है म्यूनिसिपैलिटी, यानी पार्ट 9 का सब पार्ट है 9A म्यूनिसिपैलिटी के फॉर्म में, और इसके आर्टिकल है 243P। O तक था पंचायत, O के बाद P आता है। तो 243P से लेके ये जाता है 243ZG तक, 243ZG तक। पार्ट 9 का एक और सब पार्ट है 9B, और ये बात करता है कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज के बारे में। और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी भी फिर से 243 में ही रहेगा, और वो जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी ZG पे खत्म हुआ था, ये 243ZH से स्टार्ट होगा और 243ZT तक जाएगा। क्योंकि ये एक ही आर्टिकल इनको दिया गया था, तो उसके कारण इस आर्टिकल के अंदर बहुत से सब आर्टिकल्स लगाने पड़े। ABCD से इनको ZT तक जाना पड़ा, मतलब Z पे खत्म हुआ, फिर Z के साथ A को रिपीट करना पड़ा, और वैसे T तक जाना पड़ा। तो ये गजब का, मतलब बहुत बहुत छोटे तौर पे ये बड़ा लंबा किया हुआ आर्टिकल है। तो ये था अबाउट पार्ट 9, जिसके ऑलरेडी 2 सब पार्ट्स हैं। पार्ट 9 खुद में है और पार्ट 9A और 9B। 9A बात करता है म्यूनिसिपैलिटी की, 9B बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, और खुद जो 9 है वो बात करता है पंचायत की। और ये तीनों आ जाते हैं आर्टिकल 243 में ही। पहला बस था 243 से 243O तक, दूसरा था 243P से 243ZG तक, और तीसरा जो था वो 243ZH से लेके 243ZT तक। अब जब हम बात पंचायत की कर लिए, तो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज भी हमारे कंट्री में मेंशन्ड होते हैं, उनकी भी बात करेंगे ऑब्वियसली। तो जो पार्ट 10 है वो मिला है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज को, और ये बात करता है आर्टिकल 243 की। इसके 2 आर्टिकल्स है, एक 243 और एक 243A। ठीक है, एक ही आर्टिकल में उसका सब आर्टिकल बना 243 और 243A तक। ठीक है, और फिर आ जाते हैं हम उसी तरह पार्ट 11 पे। अब जब सारे तरह के जो हमारे कंट्री में ज़मीन है, यूटी की बात हो गई, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ की बात हो गई, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, सबकी बात हो गई, तो अब इनके बीच जो संबंध है उनकी बात करनी चाहिए। तो भाई पार्ट 11 में इसीलिए संबंधों की बात की गई है, संबंधी बनाए गए हैं। और ये संबंधी कौन कौन है? यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट संबंधी बने। तो पार्ट 11 कहता है रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ यूनियन एंड स्टेट्स के बीच एक संबंध स्थापित हुआ, और ये संबंध के आर्टिकल्स हैं भाई साहब आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 263 तक। ठीक है, और इसमें भी 2 चैप्टर्स रखे गए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2। चैप्टर 1 जो है वो बात करता है अबाउट लेजिस्लेटिव रिलेशंस। लेजिस्लेटिव रिलेशंस में हो गए कि भाई आप किस तरह का कानून बनाएंगे, हम किस तरह का कानून बनाएंगे। फिर जो चैप्टर 2 है वो बात करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की, यानी आपका एरिया ऑफ वर्क क्या है, मेरा एरिया ऑफ वर्क क्या है। तो इन 2 चैप्टर्स को, जो रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट है और उसके जो आर्टिकल्स है, वो इन दोनों चैप्टर्स को दे दिए गए थे। तो चैप्टर 1 में आ जाता है लेजिस्लेटिव रिलेशन, और वो हो जाता है आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 255 तक। उसी तरह चैप्टर 2 में है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, और ये है आर्टिकल 256 से लेके आर्टिकल 265
3 तक, क्योंकि 263 पे जो इनका रिलेशनशिप वाला आर्टिकल है, आपसी संबंध वाले जो आर्टिकल है, ये खत्म हो जाता है। तो इस तरह से इसके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 भी पूरे हुए। अब भाई साहब संबंध तो स्थापित कर लिया, सारे फैसले भी हो गए, पर इन फैसलों को इंप्लीमेंट करने के लिए चाहता है पैसा। अब पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा आएगा फाइनेंस से आएगा, प्रॉपर्टी से आएगा, कॉन्ट्रैक्ट से आएगा, सूट से आएगा। तो हमारा अगला जो पार्ट है वो इसी के बारे में बात करता है। अगले पार्ट का नाम ही है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, ठीक है। और ये हो जाता है आपका पार्ट 12। इसमें भी 4 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर बात करता है फाइनेंस के बारे में, दूसरा बोरोइंग के बारे में, तीसरा प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, राइट, लायबिलिटी, जो भी आप बात कर लो, और जो चौथा है वो बात करता है राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 264 से स्टार्ट होता है, क्योंकि पीछे वाला 263 पे खत्म हुआ था, तो जाहिर सी बात है ये 264 पे शुरू होगा। तो ये 264 से स्टार्ट होता है और 300A तक जाता है। 300 नहीं, सिर्फ 300A तक। 300A क्यों आया? ये बाद में एक एडिशन था, इसीलिए 300 के बाद 300A भी लगाना पड़ा, वो मैं एंड में आपको बताता हूँ। चैप्टर 1 है फाइनेंस। फाइनेंस की बात करेगा आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 291 तक। उसी तरह चैप्टर 2 है बोरोइंग यानी उधार। उधार की बात करेगा 292 से लेकर आर्टिकल 293 तक। उसी तरह सरकार का जो प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्ट है, राइट है, वो इसके बाद के आर्टिकल्स यानी 294 से लेकर आर्टिकल 300 तक बात होगी। अब आखिरी जो चैप्टर है वो है राइट टू प्रॉपर्टी। ये बात करता है आर्टिकल 300A। 300A एडिशन था, और ये एडिशन इसलिए हुआ क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, उसको हटा के एक कानूनन राइट बनाया गया, और उसको फिर एक आर्टिकल देना था, तो उसको दिया गया 300A आर्टिकल, ठीक है। तो पहले ये फंडामेंटल राइट था, अब ये हो गया है एक लीगल राइट। तो आपको इस तरह भी याद हो गया कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ गया, तो राइट टू प्रॉपर्टी पार्ट 12 के आर्टिकल 300A में आके चिपक गया, यानी चैप्टर 4 में चिपक गया। ये था अबाउट फाइनेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। अब आ जाते हैं पार्ट 13 पे। भाई इन फाइनेंस को फाइनेंस करने के लिए तो कोई धंधा पानी करना पड़ेगा, तो पार्ट 13 वही धंधे पानी की बात करता है। तो पार्ट 13 में बात होगा ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के अंदर ही धंधा पानी में क्या कर रहे हैं हम लोग, उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये था पार्ट 13, और पार्ट 13 के आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 301 से लेके आर्टिकल 307 तक। ये हो गया पार्ट 13। अब आइए पार्ट 14 पे। भाई धंधा पानी भी हो गया, फाइनेंस, प्रॉपर्टी भी हो गया, सारे कानून बनाने वाले भी हो गए, सारे लॉज भी हो गए, पर इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए कुछ एम्प्लॉयज़ तो चाहिए। अपने कर लेंगे नेता लोग, नहीं कर सकते हैं, तो भाई सर्विस मिलो कुछ लोगों को। तो बात आ जाती है फिर सर्विस की, क्योंकि जब सब कुछ तय हो गया तो भाई अब नौकरियां दीजिए, सर्विस दीजिए, लोगों को लाइए। तो बात आई सर्विस की, यानी पार्ट 14 बात करता है सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स की। इसमें चैप्टर 1 है सर्विसेज, फिर दूसरा है पब्लिक सर्विस कमीशन। सर्विसेज बाकी सारे ग्रेड के सर्विसेज की बात कर दी, ठीक है, जो भी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। और पार्ट चैप्टर 2 जो इसका है वो होता है पब्लिक सर्विस कमीशन। आप सब जानते हैं, जिसके लिए आप किसी न किसी तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। तो चैप्टर 2 के आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 308 से आर्टिकल 314। पहले तो जो सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट्स है उसी के आर्टिकल 318 से 323 तक है। तो जाहिर सी बात है इसी के अंडर जो भी इसके चैप्टर होंगे वो आर्टिकल सारा ले लेगा। तो चैप्टर 1 जो है सर्विसेज वो लेता है आर्टिकल 308 से लेके आर्टिकल 323 तक। उसी तरह जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ये लेता है आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 323 तक। उसके बाद अगला चैप्टर आता है और वो इसी का सब पार्ट है। जैसे सर्विसेज में तो लोगों को ले लिया, बट क्या सर्विस सिर्फ इन्हीं का होता है? नहीं, सर्विस ट्रिब्यूनल्स का भी होता है, कुछ फैसले भी सुनाने होते हैं छोटे लेवल पे। तो पार्ट 14 का एक सब पार्ट है 14A, जिसमें ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है। जैसे पानी विवाद हो गया या ज़मीन का विवाद हो गया स्टेट्स के बीच, उनको भी तो सॉल्व करने वाले कुछ लोग चाहिए। तो वो उसके लिए हमेशा क्या बनता है, उसके लिए देखते हो कि एक अलग से कोड बनता है जिसको कि ट्रिब्यूनल्स कहते हैं। तो भाई 323 पे तो ये आर्टिकल खत्म हो गए थे, तो इन ट्रिब्यूनल्स को क्या आर्टिकल दे, जबकि ये इसी के सब पार्ट है। तो सब पार्ट है तो आर्टिकल तो इसी का कोई ना कोई लेगा। तो 323 पे क्योंकि खत्म हो गया था तो इनको 323 का ABC दे देंगे। जी हाँ, इसको दिए हैं हम 323A से लेके 323B तक। ट्रिब्यूनल्स आर्टिकल 323 में एंड के आर्टिकल में आ जाते हैं, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट के, और इसको रखा गया 323A एंड 323B में। वैसे सर्विसेज का ये हिस्सा नहीं है, ट्रिब्यूनल अलग है, इसीलिए इसको अलग पार्ट बनाया गया है। इसको पार्ट 14A बोला जाता है, पार्ट 14 नहीं बोला जाता है, पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स। और इसको जो आर्टिकल मिले हैं ये है 323A से लेके 323B तक। फिर ट्रिब्यूनल्स के बाद भाई सारा सर्विस में हो गया, पर क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं तो फिर ये सर्विस में तो लोगों को ले लिया, अब इनका काम लो।
इलेक्शन कराओ, क्योंकि डेमोक्रेसी में इलेक्शन तो कराना ही पड़ेगा, और ये जो लोगों को हम नौकरी में लिए हैं ये इसी इलेक्शन में भाई इस्तेमाल होंगे ना, कोई कहीं ड्यूटी करेगा, कोई कहीं ड्यूटी करेगा। तो इसीलिए जो पार्ट 15 है वो बात करता है भैया इलेक्शन की, यानी हमारे सबसे बड़े अधिकार की, और हमारा सबसे बड़ा अधिकार आ जाता है पार्ट 15 में। और पार्ट 15 का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 324 से लेके 329 ए तक, 324 से लेके आर्टिकल 329 ए तक। ये बात हो गई इलेक्शंस की। फिर अब इलेक्शन के बाद बहुत से ऐसे पावर्स होते हैं जो सर्टेन क्लासेस से जुड़े हुए हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गया, ट्राइबल्स हो गए, उनके लिए अलग कुछ पावर्स दिए गए हैं। तो जब हम स्पेशल पावर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको हम पूरा डिटेल में जानेंगे। फिलहाल जान लीजिए कि जब स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस हो तो ये पार्ट 16 में आएगा, और इसके आर्टिकल हैं 330 से लेके 342 तक। 12 आर्टिकल्स हैं इसके पास, सॉरी 13 आर्टिकल हो गए, 330 भी तो इंक्लूडेड है। तो 330 से लेके 342 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो हो गए स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। अब ये सब की बात हो गई, पर हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं भी तो बोली जाती हैं, इनकी भाषाएं भी तो तय करो। तो भाई जब क्लासेस को भी उनका हक दे दिया, सब उनको स्पेशल पावर्स दे दिए, तो बात भाषा की कर लेते हैं। यानी पार्ट 17 में हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करेंगे, जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर बात करता है लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, यानी केंद्र की भाषा क्या है। फिर है लैंग्वेज रीजनली, यानी रीजनल लैंग्वेज, आसपास समाज मतलब हमारे लोकल लेवल पे क्या भाषा बोली जाती है। फिर बात होगी लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सो ऑन, और बाकी जो भी कोर्ट्स हैं वहां कौन सी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, उसके ऊपर भी बनाने होंगे रूल्स। और फिर आ जाता है चैप्टर 4 स्पेशल डायरेक्टिव, और कोई खास भाषा को लेके दिशा निर्देश अगर जारी किए जाते हैं, कोई वैसा ऑर्डर आता है तो वो आ जाता है स्पेशल डायरेक्टिव्स में। तो ये आ जाता है पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज। और ऑफिशियल लैंग्वेज का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 343 से लेके आर्टिकल 351 तक। और ये जो 4 चैप्टर्स में बटा है इसी आर्टिकल में से बटेगा, 343 से लेके 351 तक वाले आर्टिकल में ही। तो जो पहला चैप्टर है लैंग्वेज ऑफ द यूनियन की, ये है 343 से लेके 344 तक, 2 आर्टिकल है इसके पास। फिर है रीजनल लैंग्वेज, इसका है 345 से शुरू होता है और 347 तक जाता है, यानी जो लोकल लेवल पे भाषाएं बोली जाती है उसको लेके जो आर्टिकल है चैप्टर 2 में आता है। ऑफिशियल लैंग्वेज वाला जो पार्ट आता है उसके अंडर है, और ये आर्टिकल 345 से लेके आर्टिकल 347 तक जाता है। फिर आता है चैप्टर 3 जो कि बात करता है लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो भी अदर कोर्ट्स हैं। उसके लिए आर्टिकल जो मेंशन किया गया है वो है आर्टिकल 348 से लेकर आर्टिकल 349, 2 आर्टिकल्स इसको भी दिए गए। फिर स्पेशल डायरेक्टिव्स, इसको भी 2 आर्टिकल्स दिए गए, 350 से लेकर 351 तक। बस जो रीजनल लैंग्वेज है इसको 3 आर्टिकल दिए गए थे, अदरवाइज इसमें सबको 2-2 आर्टिकल देके बोला गया रख छुट्टी कर। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस की बात आएगी। ऑफिशियल लैंग्वेज के बाद हमारे कंट्री में कई बार ऐसा कंडीशन आता है कि अलग अलग जगहों पे इमरजेंसीज लगानी पड़ती है, चाहे स्टेट इमरजेंसी हो चाहे नेशनल इमरजेंसी हो, अलग अलग समय पे लगा है। जब हम उस तरह से पढ़ेंगे, उन हिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे, मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री जब जानेंगे तो इसके बारे में भी जब जानेंगे। तो इमरजेंसी प्रोविजंस जो है इसको आर्टिकल मिला है आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक, और ये आता है पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजन आ जाता है, और ये 352 से लेके 360 तक है। फिर भाई साहब इमरजेंसी प्रोविजन के बाद कुछ रह गया जो बचा खुचा, उसको हमने मिसलेनियस में डाल दिया, और इसीलिए आ गया पार्ट 19 में मिसलेनियस। और मिसलेनियस को जो आर्टिकल्स दिए गए वो थे आर्टिकल 361 से लेके आर्टिकल 367 तक। जो भी कुछ बच गया जो समझ में नहीं आया उसको डाल दो मिसलेनियस में, और आर्टिकल उसको दे दो कुछ। अब मिसलेनियस के खत्म होने के बाद अमेंडमेंट्स की बात करेंगे, क्योंकि बाकी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में होना था वो हो गया। अब हम अमेंडमेंट करते रहते हैं समय समय पे, तो पार्ट 20 जो है वो अमेंडमेंट की बात करता है, और अमेंडमेंट को आर्टिकल दिया गया है एक, और वो है 368। ठीक है, तो 368 जो आर्टिकल है वो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करता है, और वो है पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर पार्ट 21 और पार्ट 22 रह जाता है। पार्ट 21 जो है वो बात करता है टेम्परेरी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजंस की। कई बार ऐसे प्रोविजंस बनाने जाते हैं जो कुछ समय के लिए होते हैं, ट्रांजिटरी फॉर्म में होते हैं, यानी मतलब एक समय से बस गुजरे और फिर उनका काम खत्म हुआ। कई बार कुछ खास कारणों के लिए कुछ प्रोविजंस, कुछ नियम बनाए जाते हैं, तो ये पार्ट 21 में आता है, और इसको टेम्परेरी प्रोविजन या स्पेशल प्रोविजन भी कहते हैं। ये आ जाता है आर्टिकल 369 से लेके 392 तक। फिर पार्ट 22 आता है। पार्ट 22 में
शॉर्ट टाइटल हो गया, कमेंसमेंट हो गया, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। अगर कोई चीज़ हमने हटाया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, या प्रेसिडेंट साहब ने कोई अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इशू किया है, या फिर हिंदी से किसी और भाषा में कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको मतलब ट्रांसलेट करना है, तो वो सब इस आर्टिकल के अंडर एक अथॉरिटेटिव वे में किया जा सकता है। तो शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स पार्ट 22 में आ जाता है, और इसके आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 393 से लेके आर्टिकल 395 तक। ये जो ओवरऑल मैंने आपको पार्ट्स और उसके आर्टिकल्स बताए, ये बड़ा हेल्पफुल हो जाता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन को एक ओवरव्यू में समझने में। और जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं तो ये जब आपको पहले से समझ में आ चुका होता है तो ईजिली आप ग्रास्प कर पाते हैं, ईजिली आप जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं उनको रिलेट कर पाते हैं, उनको समझ पाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आगे के चैप्टर्स में आपसे मिलते रहेंगे और आपको इसी तरह से और भी बहुत सी जानकारी और भी बहुत सारा एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।